हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स के सेकंड चैप्टर के सेकंड पार्ट को। तो इस चैप्टर से हम एक वीडियो को ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप वो सभी चीज़ें पढ़ सकते हैं। जो हमने अपने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा तीनों सेक्टर के बारे में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर के बारे में हमने डिटेल में जान लिया है। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। और आज हम जानेंगे हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर। तो आज की हम वीडियो में जानने वाले हैं कि वेरियस गुड्स एंड सर्विस को कैसे हम काउंट करते हैं और किस तरह से टोटल प्रोडक्शन को जाना जाता है हर एक सेक्टर के। देखिए, विथ सो मैनी थाउजेंड ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस, यू माइट थिंक this is an impossible task. Not only would the task be enormous, you might also wonder how we can add up cars and computers and nails and furnitures. It would not make sense. तो देखिए, बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं। बहुत मैनी थाउजेंड्स बताया जा रहा है, बहुत हजारों गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं। बहुत ही बड़ा टास्क हो जाएगा, इम्पॉसिबल टास्क होगा अगर हम एक एक चीज़ों को काउंट करने लगे, कंप्यूटर में, नेल में, फर्नीचर में, कार में, तो ये बहुत बड़ी टास्क हो जाएगी और ये इम्पॉसिबल है। तो इसको काउंट करने के लिए कुछ इकोनॉमिक्स हुए। इकोनॉमिस्ट ने क्या किया, उन्होंने सजेस्ट किया दैट वैल्यूज ऑफ गुड एंड सर्विसेज, कि वो जो वैल्यू है गुड और सर्विस की, शुड बी यूज्ड एदर देन एडिंग अप द एक्चुअल नंबर, कि हमें क्या करना चाहिए, इन सभी गुड और सर्विसेज को की वैल्यू को काउंट करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए उन्होंने बताया कि इफ़ 10,000 kg ऑफ वीट, अगर 10,000 किलोग्राम वीट है, इज सोल्ड एट ₹20 पर केजी, 20 पर केजी के हिसाब से अगर 10,000 किलो वीट को बेचा जाए तो उसकी वैल्यू क्या निकल कर आती है, 2 लाख निकल कर आती है। द वैल्यू ऑफ 5,000 कोकोनट एट ₹15 पर कोकोनट विल बी ₹75,000. Similarly, the value of goods and services in 3 sector are calculated एंड देन एडेड अप। तो देखिए, टोटल प्रोडक्शन निकालने के लिए क्या किया गया, तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर गुड और सर्विसेज की वैल्यू को काउंट किया गया। बताया गया है कि 10,000 किलोग्राम वीट ₹20 पर केजी पर सोल्ड बेचा गया, तो कितना निकल कर आया उसका, 2 लाख। अगर 5,000 कोकोनट को 15 पर कोकोनट के हिसाब से बेचा गया तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, 75,000। अब दोनों का टोटल कर दिया जाता है, तब टोटल प्रोडक्शन निकाला जाता है। ठीक है, अब आगे बताया गया कि रिमेंबर देयर इज वन प्रिकॉशन वन हैज टू टेक। तो हमें यहाँ पर एक चीज को ध्यान भी रखना पड़ेगा, एक प्रिकॉशन भी हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा। नॉट एवरी गुड और सर्विस, चाहे वो हर एक गुड हो या सर्विस की बात की जा रही है, दैट इज प्रोड्यूस एंड सोल्ड नीड टू बी काउंटेड। तो हर एक गुड और सर्विस को काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रोड्यूस की जा रही है, सोल्ड की जा रही है, हर एक को काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। उसका उन्होंने बताया कि वैल्यू निकाल लेनी है, इस तरह से हर एक को काउंट करना नहीं पड़ेगा। इट मेक्स सेंस ओनली इन टू इंक्लूड द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। हमें यहाँ पर फाइनल गुड और सर्विस को ही देखना है। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, सपोज करो अ फार्मर हु सेल्स वेट टू फ्लोर मिल फॉर ₹20 पर केजी। सपोज करो कि एक फार्मर है, उसने वीट को सेल किया 20 पर केजी पर। अब मिल ने क्या किया, उसे ग्राइंड कर दिया, उसे पीस दिया। द वीट आर सेल्स द फ्लोर्स टू बिस्किट कंपनी। अब वो जो फ्लोर निकाला गया ना, उसे बिस्किट कंपनी को बेचा गया, कितने रेट पर, ₹20 पर केजी पर बेचा गया। द बिस्किट कंपनी यूज द फ्लोर एंड थिंग्स सच एज शुगर, ऑयल मेक 4 पैकेट्स ऑफ बिस्किट।
इस तरह से ये सारी चीज़ यूज़ करते हुए कंपनी ने क्या किया, 4 बिस्किट के पैकेट तैयार किए। इट सेल्स बिस्किट इन द मार्केट टू द कंज्यूमर फॉर ₹80। तो 80 रुपीज़ में वो 4 पैकेट जो हैं सेल किए गए। तो यहाँ पर पैकेट की कीमत कितनी निकल कर आई है, 20 रुपीज़ निकल कर आ रही है। बिस्किट आर द फाइनल गुड। तो यहाँ पर हमें पता चला कि यहाँ पर व्हीट से, शुगर से, ऑयल से मिलकर बिस्किट बनाए और बिस्किट क्या बनाए, यहाँ पर फाइनल गुड बन के आता है और जो कंज्यूमर तक डायरेक्टली पहुँचता है। ये खरीदने वाले पर डिपेंड करता है कि वो क्या चीज़ खरीद रहे हैं, वही चीज़ उनके लिए फाइनल गुड होगी। जैसे कि उन्होंने डायरेक्टली जो है फ्लोर को ही खरीद लिया, आटे को खरीद लिया, तो उनके लिए वो फाइनल गुड क्या होगा, आटा होगा। किसी को शुगर की ज़रूरत है, उसने डायरेक्टली शुगर को परचेज़ किया, तो उसके लिए फाइनल गुड क्या होगा, शुगर होगी। लेकिन यहाँ पर बिस्किट की जो कंडीशन बताई गई है उसमें ये सारी चीज़ें जो है ऐड करने के बाद जो फाइनल गुड होगा वो बिस्किट होगा। ठीक है, देयर आर ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज काउंटेड। यहाँ पर केवल गुड्स, फाइनल गुड्स और सर्विसेज को काउंट किया गया है। इन कंट्रास्ट टू फाइनल गुड्स सच एज व्हीट एंड द व्हीट फ्लोर। अब इतनी सारी चीज़ें यूज हुई हैं एक बिस्किट को बनाने में। इन दिस एग्जाम्पल आर इंटरमीडिएट गुड। तो यहाँ पर आप समझेंगे इंटरमीडिएट गुड क्या है, फाइनल गुड क्या है। तो यहाँ पर देखिए जो व्हीट फ्लोर है ना, वो इंटरमीडिएट गुड है जिससे मिलकर बिस्किट बना है। इंटरमीडिएट गुड आर यूज इन प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड। एक फ्लोर की बात नहीं हो रही है, जो शुगर यूज हुई है, जो ऑयल यूज हुआ है उसमें, वो सारी चीज़ें भी इंटरमीडिएट गुड हैं। उनसे मिलकर जो बिस्किट तैयार हुआ है वो एक फाइनल गुड है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड सॉरी, यहाँ पर एक लाइन रह गई है। तो ये सारी चीज़ें जो है इंटरमीडिएट गुड्स हैं। इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज अप इन प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स एंड सर्विस। तो ये इंटरमीडिएट गुड्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं फाइनल गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए। The value of final goods already include the value of all intermediate goods that are used in making the final goods। तो देखिए यहाँ पर जितने भी intermediate goods हैं ना, वो सभी जो है काउंट कर ली जाती हैं फाइनल गुड में। Hence the value of ₹80 for the biscuit already include the value of flour. Similarly, the value of all other intermediate goods would have been included। तो देखिए ये जो फाइनल रेट निकल कर आता है इसे फाइनल गुड कहा जा रहा है कि बिस्किट बनकर तैयार हुए वो फाइनल गुड है। और इस फाइनल गुड में सभी इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड कर लिया गया है। जैसे कि फ्लोर की प्राइस को उसमें इंक्लूड कर लिया गया है, फ्लोर को, शुगर को, ऑयल को। तो ये सारी जो इंटरमीडिएट गुड्स है ना, इन्हें फाइनल गुड में इंक्लूड कर लिया गया है, इन्हें काउंट कर लिया गया है, इसलिए इसकी वैल्यू निकल कर आती है 80 रुपीज़। टू काउंट द वैल्यू ऑफ द फ्लोर एंड व्हीट सेपरेटली इज देयरफॉर नॉट करेक्ट बिकॉज then we would be counting the value of the same thing a number of time। तो देखिए इनकी वैल्यू जैसे शुगर है, व्हीट है, ऑयल है और बिस्किट है, इनकी वैल्यू को हम एक साथ अलग अलग हम इन्हें काउंट करके नहीं जोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी इन सभी चीज़ों की वैल्यू को काउंट कर लिया है। अगर हम इन्हें बार बार से काउंट करेंगे तो हम कई बार एक चीज़ को काउंट कर लेंगे। फर्स्ट एज व्हीट, देन एज फ्लोर एंड फाइनली एज बिस्किट। पहले हम व्हीट की कीमत काउंट करेंगे, फिर हम फ्लोर की काउंट करेंगे, फिर हम बिस्किट की। तो ये सब चीज़ें सही नहीं होंगी। वो इंटरमीडिएट गुड्स जो होती हैं वो उनसे मिलकर एक फाइनल गुड में बनती है और फाइनल गुड की वैल्यू को ही काउंट किया जाता है। तो देखिए द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर during a particular year provides the total production of the sector for that year। तो देखिए ये जो टोटल प्रोडक्शन है ये हर साल का बताया जाता है। तो इसमें बताया जा रहा है कि वो जो वैल्यू होती है ना फाइनल गुड्स की और सर्विस की,
वो जो हर एक सेक्टर से आती है, यानी कि हमने अभी 3 सेक्टर पढ़े, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर, तीनों को मिलाकर जो हम फाइनल गुड और सर्विस तैयार करते हैं ना एक पर्टिकुलर ईयर में, उससे ही हमें टोटल प्रोडक्शन मिलता है। उस वैल्यू से हमें उन तीनों की वैल्यू से हमें टोटल प्रोडक्शन मिलता है। एंड द सम ऑफ द प्रोडक्शन इन द 3 सेक्टर्स, अब तीनों सेक्टर के प्रोडक्शन से हमें क्या मिलता है, प्रोडक्शन की को काउंट करके हमें क्या मिलता है, जीडीपी मिलता है। और जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है वो भी यहाँ पर दी गई है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो देखिए यहाँ पर एक बार थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि टोटल प्रोडक्शन क्या है। टोटल प्रोडक्शन हमारे जो तीनों सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर जो हैं, उनसे मिलकर जो फाइनल गुड बनते हैं, उनकी जो वैल्यू होती है, उनसे हमें टोटल प्रोडक्शन प्राप्त होता है। आगे बताया गया है ये जो टोटल प्रोडक्शन होता है तीनों ही सेक्टर का, जब हम इसे समाप्त कर देते हैं तब हमें ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स प्राप्त होता है, जिसे हम जीडीपी कहते हैं किसी भी एक कंट्री का। इट इज़ द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड एंड सर्विसेज, और यही फाइनल गुड और सर्विस की वैल्यू होती है प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग द पर्टिकुलर ईयर, जो एक पर्टिकुलर ईयर में प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर बताया गया है जीडीपी शोज हाउ बिग द इकोनॉमी इज। तो ये जो जीडीपी है इससे हमें पता चलता है किसी भी देश की इकोनॉमी कितनी है। आगे देखते हैं। इन इंडिया द मेमो टास्क ऑफ मेजरिंग जीडीपी इज अंडरटेकन बाय अ सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। तो ये जो पूरा जीडीपी निकालने का जो काम है, इसे मेजर करने का काम है, वो है सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री का। दिस मिनिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ ऑल द इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी collect information relating to the total volume of goods and services and their price and then estimate the GDP। तो देखिए ये जो पूरा जीडीपी निकालने का काम है ये है सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री का, और ये दूसरी जो स्टेट की गवर्नमेंट है, दूसरे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उनकी हेल्प लेकर ये पूरा जीडीपी निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और एस्टिमेट लगाते हैं। अब देखते हैं हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स। जनरली इट हैड बीन नोटेड फ्रॉम द हिस्ट्रीज ऑफ मैनी नाउ डेवलप्ड कंट्रीज दैट एट इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट प्राइमरी सेक्टर वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो देखिए हमने नोट किया है, हिस्ट्री से भी हमने देखा है, पढ़ा है कि जो अब डेवलप्ड कंट्री है ना, जब उनकी शुरुआत थी, जब वो शुरुआती स्टेज पर थे डेवलपमेंट के, तो वो किस पर डिपेंड करते थे, प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंड करते थे, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जितनी भी होती थी वो प्राइमरी सेक्टर से होती थी। As the method of the farming changed and agriculture sector began to prosper। तो देखिए जैसे जैसे फार्मिंग का मेथड चेंज हुआ तो ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ना, ये प्रोस्पर होना शुरू हो गया, समृद्ध होना शुरू हो गया, यानी कि इसने उन्नति करनी शुरू कर दी। इट प्रोड्यूस मच मोर फूड देन बिफोर। तो इसमें क्या होना शुरू हुआ कि क्रॉप्स जो है ज़्यादा ग्रो होने लगी, यानी कि मतलब कहने का ये है कि ज़्यादा फूड ग्रो होने लगा। मैनी पीपल कुड नाउ टेक अप अदर एक्टिविटीज़। अब जब ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा तो लोग दूसरी एक्टिविटीज़ में एंगेज होने लगे। देयर वर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ क्राफ्ट पर्सन, ट्रेडर्स। तो बहुत सारे लोग जो हैं क्राफ्ट पर्सन बनने लगे, ट्रेडर्स बनने लगे। बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़ इंक्रीज मैनी टाइम। तो बाइंग और सेलिंग एक्टिविटीज़ भी इंक्रीज हुई। जब प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगा तो बाइंग और सेलिंग एक्टिविटीज़ ऑब्वियसली बढ़ ही जाएंगी। Beside, there were also transporters, administrators, armies, etc। तो दूसरी सर्विसेज भी प्रोड्यूस होने लगी जो टर्सरी सेक्टर से रिलेटेड थी, जैसे कि ट्रांसपोर्टर, आर्मीज, ये सारी एक्टिविटीज़ बढ़ने लगी, इन सब की ज़रूरत होने लगी। However, at the stage, most of the goods
produce were natural products from the primary sector and most people were also employed in this sector. तो उस समय पर क्या होता था कि अधिकतर जो प्रोडक्ट होते थे वो नेचुरल होते थे, नेचर से ही उन्हें प्रोड्यूस किया जाता था। तो इस तरह से जो प्राइमरी सेक्टर था वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और जो लोग थे वहीं से एम्प्लॉयमेंट गेन करते थे, वहीं से उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलता था। ओवर द लॉन्ग टाइम, अब जैसे जैसे समय बढ़ने लगा तो क्या हुआ, एंड स्पेशली बिकॉज मोर देन 100 ईयर्स की बात हो रही है, एंड स्पेशली बिकॉज न्यू मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वर इंट्रोड्यूस। तो धीरे धीरे क्या होने लगा, मैन्युफैक्चरिंग के नए मेथड यूज़ किए जाने लगे, उन्हें इंट्रोड्यूस किया जाने लगा। फैक्ट्रीज कम अप एंड स्टार्टेड एक्सपेंडिंग, फैक्ट्रीज आई और वो एक्सपेंड होनी शुरू हो गई, यानी कि उनका जो बढ़ना था, यानी कि कई जगह पर फैक्ट्रीज कंपनीज लगाई जाने लगी। दोज पीपल हु हैड अर्लियर वर्क इन द फार्म नाउ बिगेन टू वर्क इन फैक्ट्रीज इन लार्ज नंबर। वो लोग जो पहले फार्म में वर्क करते थे, खेतों में काम करते थे, अब उन्होंने फैक्ट्रीज में बड़े नंबर में काम करना शुरू कर दिया। दे वर फोर्स्ड टू डू सो एज यू रीड इन हिस्ट्री चैप्टर। मतलब ये सब चीज़ें आपने हिस्ट्री के चैप्टर में आप पढ़ते हैं, ये सब पढ़ भी लिया है। पीपल बिगेन टू यूज मैनी मोर गुड्स दैट वर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज एट चीप रेट। अब भाई अगर मशीन से कोई चीज़ बनेगी तो उसका रेट चीप हो गई, अगर इंसान उस पर काम करेंगे तो उसका रेट थोड़ा हाई होगा, क्योंकि उसमें लेबर भी ज़्यादा लगती है, स्किल भी ज़्यादा लगती है। तो ये सारी चीज़ें जोड़कर तो कंक्लूजन क्या निकला कि जो प्रोडक्शन होता था और जो सामान प्रोड्यूस होता था वो चीप रेट पर मिलने लगा। सेकेंडरी सेक्टर ग्रेजुअली बिकेम द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब इस तरह से जैसे कि पहले प्राइमरी सेक्टर हुआ करता था इम्पोर्टेंट, अब सेकेंडरी सेक्टर जो है धीरे धीरे मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया और टोटल प्रोडक्शन में भी वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया और एम्प्लॉयमेंट में, यानी कि ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा, एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा मिलने लगा। हैंस ओवर टाइम अ शिफ्ट हैड टेकन प्लेस। इस तरह से जो है प्राइमरी सेक्टर का स्थान नीचे चला गया और सेकेंडरी सेक्टर ऊपर आ गया। दिस मीन्स दैट इम्पोर्टेंस ऑफ द सेक्टर्स हैज़ चेंज। इसका मतलब है कि जो सेक्टर्स थे उनकी इम्पोर्टेंस में चेंज होने लगा। इन द पास्ट 100 ईयर्स, अब पिछले कुछ 100 सालों की बात की जा रही है, देयर हैज़ बीन अ फर्दर शिफ्ट फ्रॉम सेकेंडरी टू टर्सरी सेक्टर इन डेवलप्ड कंट्री। अब डेवलप्ड कंट्री में क्या हुआ, पिछले कुछ 100 सालों की बात की जा रही है कि सेकेंडरी सेक्टर से ये किस में शिफ्ट हो गया, टर्सरी सेक्टर में शिफ्ट हो गया, यानी कि जो हमारा थर्ड सेक्टर है ना उसमें शिफ्ट हो गया। क्यों, ये भी जानते हैं। द सर्विस सेक्टर हैज़ बिकम द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन टर्म ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। अब टोटल प्रोडक्शन जो है हमारे टर्सरी सेक्टर से आने लगा। टोटल प्रोडक्शन मतलब वो डायरेक्ट प्रोडक्शन तो नहीं देते थे, लेकिन बहुत सारी सर्विसेज जो है वो प्रोड्यूस करते थे। देखते हैं, मोस्ट ऑफ द वर्किंग पीपल आर ऑल्सो एम्प्लॉयड इन द सर्विस सेक्टर। बहुत से लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट मिलने लगा सर्विस सेक्टर से। दिस इज द जनरल पैटर्न ऑब्जर्व इन द डेवलप्ड कंट्रीज। और ये सब चीज़ें जो है डेवलप्ड कंट्री में ज़्यादा ऑब्जर्व की गई। व्हाट इज़ द टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट इन द 3 सेक्टर्स इन इंडिया। अब पूछा गया है कि क्या टोटल प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट है इन तीनों सेक्टर में भारत में। ओवर द ईयर्स हैव देयर बीन चेंज सिमिलर टू द पैटर्न ऑब्जर्व फॉर द डेवलप्ड कंट्री। क्या जैसे डेवलप्ड कंट्री में चेंज देखा गया ऐसा ही चेंज भारत में भी हुआ। वी शैल सी इन द नेक्स्ट सेक्शन। इसे हम नेक्स्ट सेक्शन में देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर इन इंडिया। तो यहाँ पर हम इंडिया के बारे में जानेंगे। यहाँ पर एक ग्राफ भी दिया गया है, इसके माध्यम से भी समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि ग्राफ 1 शोज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द 3 सेक्टर। तो ये इंडिया की बात की जा रही है। यहाँ पर तीनों सेक्शन के गुड्स एंड सर्विसेज को शो किया गया है। दिस इज शोन फॉर 2 ईयर्स
1973 to 74 and 2013 to 2014. We have used the data for these 2 years because the data are comparable and authentic. You can see how the total production has grown over the 40 years. तो देखिए ये जो पूरा टाइम है इसमें 40 साल लगे। 40 सालों की बात की जा रही है कि हम देखेंगे कि किस तरह से चेंज हुआ, किस तरह से क्या प्रोडक्शन जो है होने लग गया। इसको जानने के लिए हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको पढ़ते हैं जिससे हमें अच्छे से जानकारी मिलेगी। देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन 1973 टू 1974। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर जानते हैं ये हमारा प्राइमरी सेक्टर है, ये वाला कलर हमारा प्राइमरी सेक्टर को शो करता है ब्लू, जो हमारा रेड कलर है वो सेकेंडरी सेक्टर को दिखाता है और जो हमारा टर्सरी सेक्टर है वो ग्रीन कलर में है। तो देखिए पूछा गया है विच वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन 1973 और 74। तो देखिए आप भी बता सकते हैं कौन सा था। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ब्लू था, यानी कि प्राइमरी सेक्टर ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर था। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन 2013 टू 14। तो 2013 और 14 में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस सेक्टर कौन सा था। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ग्रीन है, यानी कि टर्सरी सेक्टर है, शिफ्ट हो चुका है। कैन यू से विच सेक्टर हैज़ ग्रोन द मोस्ट ओवर 40 ईयर्स। क्या आप कह सकते हैं कि 40 सालों में कि कौन सा सेक्टर ज़्यादा ग्रो करता है। तो यहाँ पर भी हमारा आंसर क्या होगा, टर्सरी सेक्टर होगा। व्हाट वाज द जीडीपी ऑफ इंडिया इन 2013 टू 14। तो इंडिया की जीडीपी क्या थी 2013 और 14 में। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये ग्राफ है, ग्राफ शो कर रहा है कि यहाँ पर 55 लाख से ज़्यादा है, यहाँ पर हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि 60 लाख टू 55 लाख के बीच में रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। आई होप ये ग्राफ और ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब पढ़ते हैं राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ द टर्सरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। तो राइजिंग इम्पोर्टेंस क्या है टर्सरी सेक्टर की, मतलब टर्सरी सेक्टर क्यों इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस रखता है प्रोडक्शन में, और ऐसा क्या हुआ कि टर्सरी सेक्टर की इम्पोर्टेंस बढ़ गई। देखते हैं। ओवर द 40 ईयर्स बिटवीन 1973-74 and 2013-14 while production in all the 3 sectors has increased। मतलब तीनों ही सेक्टर में जो है कि प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ। इट हैज़ इंक्रीज द मोस्ट इन द टर्सरी सेक्टर, लेकिन ज़्यादातर इंक्रीजमेंट किस में देखा गया, टर्सरी सेक्टर में देखा गया। एज रिजल्ट in the year 2013-14 the tertiary sector has emerged as the largest producing sector in India, replacing the primary sector। तो देखिए 2013-14 में क्या हुआ, यही कारण था कि टर्सरी सेक्टर जो है प्राइमरी सेक्टर की जगह पर इम्पोर्टेंट हो गया और लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर बन गया। अब देखिए क्वेश्चन है, व्हाई इज द टर्सरी सेक्टर बिकमिंग सो इम्पोर्टेंट इन इंडिया। टर्सरी सेक्टर भारत में इम्पोर्टेंट क्यों हुआ। देयर कुड बी सेवरल रीजन। तो यहाँ पर बहुत सारे रीजन हैं जो बताए गए हैं। फर्स्ट, इन एनी कंट्री सेवरल सर्विसेज सच एज हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज एक्सेट्रा आर रिक्वायर्ड। तो किसी भी कंट्री को, डेवलप्ड कंट्री को कह सकते हैं, तो इन सभी चीज़ों की उन्हें ज़रूरत होती थी। दीज कैन बी कंसिडर्ड एज बेसिक सर्विस, और उन्हें क्या मान लिया गया, बेसिक सर्विस मान लिया गया। इन अ डेवलपिंग कंट्री द गवर्नमेंट हैज़ टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द प्रोविज़न ऑफ दीज सर्विसेज, और मतलब गवर्नमेंट ने जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि ये सारी सर्विसेज जो है प्रोवाइड की जाएंगी।
तो फर्स्ट फैक्टर तो रहा यही कि क्यों, क्वेश्चन पूछा गया है ना कि क्यों टर्सरी सेक्टर जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट बन गया इंडिया में। तो मतलब इंडिया जो है एक डेवलपिंग कंट्री था उस टाइम पे, तो एक डेवलपिंग कंट्री को इन सभी चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो गवर्नमेंट ने जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि ये सारी चीज़ें जो है आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया। सेकंड बताया गया है द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विस सच एज। अब जो है सेकंड बताया गया है कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए इस तरह की सर्विस को डेवलप करना पड़ा, जैसे कि ट्रांसपोर्ट है, ट्रेड है, स्टोरेज है, एंड लाइक एज वी हैव ऑलरेडी सीन। मतलब अभी हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ों की जो है ज़रूरत पड़ती है, कम्युनिकेशन की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि और दूसरी चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है, तो ये सारी चीज़ें जो है ज़रूरी हो गई। ग्रेटर द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी सेक्टर मोर वुड बी द डिमांड फॉर सच सर्विसेज। और इन सर्विसेज के लिए प्राइमरी और सेकेंड सेक्टर की भी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई। अब थर्ड देखते हैं, थर्ड रीज़न क्या रहा। थर्ड, एज इनकम लेवल राइज, जैसे ही इनकम लेवल बढ़ता है ना, सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल start demanding many more services like eating out, tourism, shopping, private hospital, प्राइवेट स्कूल, पर्सनल ट्रेनिंग एक्सेट्रा। तो जब लोगों के पास पैसा आता है ना तो उनकी डिमांड बढ़ जाती हैं, उनकी ज़रूरतें बढ़ जाती हैं। तो ऐसा ही हुआ कि जैसे जैसे उनके इनकम का लेवल राइज होने लगा, बढ़ने लगा, तो टूरिज्म की, शॉपिंग की, प्राइवेट हॉस्पिटल, स्कूल, इन सब की डिमांड्स जो हैं बढ़ने लगी। प्रोफेशनल ट्रेनिंग की, जैसे कि कोई कंप्यूटर सीख रहा है, कोई जिम जा रहा है, ये सारी रिक्वायरमेंट्स बढ़ने लगी। यू कैन सी दिस चेंज क्वाइट शार्पली इन सिटीज़। आप सिटीज़ में ये सभी चेंजेस देख सकते हैं, स्पेशली इन बिग सिटीज़। बिग सिटीज़ की बात की जा रही है, वैसे तो अब सब जगह इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो थर्ड फैक्टर रहा ये। फोर्थ, ओवर द पास्ट डिकेड और सो, पिछले कुछ दशकों की बात, पिछले कुछ एक दशक की बात की जा रही है। सर्टेन न्यू सर्विसेज सच एज दोज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैव बिकम इम्पोर्टेंट एंड एसेंशियल। तो देखिए पिछले दशक से हम क्या देख रहे हैं कि इंफॉर्मेशन के बेस पर जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है वो उन सब की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगी, और वो हमारे लिए ज़रूरी भी हो गई, महत्वपूर्ण हो गई। द प्रोडक्शन ऑफ दी सर्विस हैज़ बीन राइजिंग रैपिडली। और ये जो सर्विसेज है ना, इनका प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ा। इन चैप्टर 4 वी शैल सी एग्जाम्पल ऑफ दीज न्यू सर्विसेज। और नई सर्विसेज के बारे में हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। हाउएवर यू मस्ट रिमेंबर दैट नॉट ऑल ऑफ द सर्विसेज सेक्टर इज ग्रोइंग इक्वली वेल। जैसे कि हमने ग्राफ में अभी देखा, पर हमें पता चला कि हर एक सेक्टर इक्वली ग्रो नहीं कर रहे हैं। सर्विस सेक्टर इन इंडिया एम्प्लॉयज मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। ये जो सर्विस सेक्टर है ये कई तरह के लोगों को एम्प्लॉय प्रोवाइड करता है। एट वन एंड देयर आर अ लिमिटेड नंबर ऑफ सर्विसेज दैट एम्प्लॉय हाईली स्किल्ड एंड एजुकेटेड वर्कर्स। अब जो है बहुत सारे लोग जो हैं पढ़े लिखे होने लगे, ये सब काम करने लगे, तो यहाँ पर क्या हुआ कि भाई जॉब है वो तो लिमिटेड होती है ना, तो यही रहा कि जो सर्विस थी वो तो लिमिटेड थी। अब वहाँ पर जो हाईली स्किल्ड और एजुकेटेड पर्सन थे ना, उन्हें ही एम्प्लॉय मिलने लगा। एट द अदर एंड देयर आर अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ वर्कर एंगेज्ड इन सर्विसेज सच एज स्मॉल शॉपकीपर, रिपेयर पर्सन, ट्रांसपोर्ट पर्सन एक्सेट्रा। और जो दूसरे लोग थे वो इन सभी चीज़ों में एंगेज हो गए। These people barely manage to earn a living, and yet these perform these services because no alternative opportunities for work are available to them. तो देखिए इन लोगों को मुश्किल से वो अपनी जीविका कमा पाते हैं, लेकिन उन्हें इन सर्विसेज को परफॉर्म करना पड़ता है, इन्हें करना पड़ता है ये काम, क्योंकि उनके पास और कोई अल्टरनेट नहीं है, कोई और अपॉर्चुनिटी उन्हें नहीं मिल पाती है। Hence only a part of this sector is growing in importance. You shall read more about this in the next
सेक्शन। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे कि किस तरह से एक ही पार्ट क्यों ग्रो कर रहा है, क्या रीज़न रहा इसका। तो यहीं पर हम वीडियो को आज कंप्लीट करते हैं। यहाँ तक हम अपना चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप यहाँ तक आपको सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।